किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको भिंडी की संपूर्ण जानकारी देंगे। एक नज़र हम डाल लेते हैं इस वीडियो में जो बताया जाएगा। देखिए, भिंडी की खेती की बुआई का जो समय होता है ये क्या है, और बुआई के समय खाद कौन सी पड़ेगी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु, बुआई की विधियां, और इसमें हम 4 विधियां आपको बताएंगे: नाली, मल्चिंग, पैरा और मेड़बंदी। तो इस तरीके से ये 4 विधियां हो गई, चारों की विशेषता, तरीका वगैरह सब कुछ, और सिंचाई की विधियां, देखभाल, उत्पादन, लागत, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आप अपने खेत में कैसे बुआई करेंगे ये भी आपको इस तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा ना लगे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। ये जो वीडियो है ये संपूर्ण जानकारी की वीडियो है, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपको छोड़ी जाएंगी जो बाद में आपको बताई जाएंगी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना होने पाए इस वजह से। जैसे इसमें लगने वाले रोग, इसकी बेस्ट वैरायटी, और इसके देखभाल के और कुछ तरीके। तो ये जो है 2 या 3 वीडियो अलग से आएगी, लेकिन ये जो है सबसे पहले जब आप बुआई करने जा रहे हैं तो आपको जानना ये होता है पूरी डिटेल। तो आप एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, जब भी हम अपनी फसलों पे आते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि हम बुआई कब कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भिंडी की खेती होती है ये गर्म जलवायु में होती है। गर्म कहने का मतलब ये है कि लगभग आपका 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान जाता है तो इसके लिए परफेक्ट हो जाता है। 15 जो डिग्री सेल्सियस होता है तो इसमें बुआई हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सबसे अच्छे की अगर हम बात करें तो 20 प्लस होता है, और आपका 35-40। अब कुछ किसानों का ये सवाल होगा कि हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 47-48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, क्या वहाँ पर ये हो पाएगी? हाँ, वहाँ पर ये हो पाएगी। और बकिया होने का और भी चीजें निर्धारित करती हैं तो वहां पर हो पाएगी। तो इसका जो समय होता है ये कब होता है? देखिए, जैसे अभी ठंडी का समय है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आज 14 फरवरी है, और ये जो है 2020 चल रहा है, और इसमें हमें बुआई करनी है। तो देखिए, कुछ किसान होते हैं जो कुछ पौधे तैयार करते हैं या तरह तरह की विधियां हैं। तो हम सबसे सिंपल तरीका आपको बताएंगे। सामान्यतया आप जो है, जो जनवरी का अंतिम सप्ताह होता है, इसमें आप बुआई डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं, और फरवरी का जो महीना होता है आप ये पूरा बुआई कीजिए। अब देखिए, कुछ क्षेत्रों में जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या जहाँ पर ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है, तो ऐसे में वह किसान मार्च तक भी बुआई करते हैं। लेकिन अगर हम सबसे अच्छे समय की बात करें तो हमारा फरवरी का समय होता है, और इसकी फरवरी में हम बुआई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप फरवरी में बुआई करते हैं तो इसकी फसल कितने दिनों तक ले सकते हैं? तो देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं, आपका खेत उपजाऊ है, तो ऐसे में जो फरवरी की बुआई हुई है ये आपका अगस्त तक फल देती है। अगस्त के बाद इसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये पहला शिफ्ट हो गया हमारा जो है भिंडी का। अभी हमारा दूसरा शिफ्ट आता है 1 साल में। तो वो अगला शिफ्ट की जब बुआई होती है ये कब होती है? तो अगले शिफ्ट की बुआई हमारी मई में होती है, बारिश आने से पहले। तो मई में आप सब जो है इसकी बुआई करते हैं, और जो मई में बुआई होती है वो जो है कब तक फल देती है? तो जो मई वाली बुआई होती है वो आपका नवंबर तक आराम से फल देती है, अच्छी तरीके से अगर आप देखभाल करते हैं, और आपकी वैरायटी भी सही रहती है। ये नहीं कि आप कोई भी वैरायटी उठा लिए और वो आपका इतना लंबा समय तक फल देगी। और ये जो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताते हैं ये प्रैक्टिकल हैं जो हम कर चुके हैं। तो देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप जो है साल में 2 बार इसकी बुआई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो इसकी बुआई, ये जो खाद डालना होता है, तो जब हम विधियों में आएंगे तब इसको हम कवर कर देंगे। अभी हम जान लेते हैं मिट्टी। देखिए, जो हमारी भिंडी होती है इसको वैसे तो ये हल्की फसलों में आती है। हल्की कहने का मतलब ये है जैसे आपका कद्दू है, लौकी है, करेला है, ये सब हल्की जमीन में भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अगर जमीन बेहतरीन उपजाऊ है तो ऐसे में आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है, रोग कम लगते हैं। और अगर आपकी ज़मीन कम उपजाऊ है तो ऐसे में जो है उत्पादन कम होगा, रोग थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप कुछ तरीके हैं उनको अपना करके कवर कर सकते हैं।
जैसे उस मिट्टी में हरी खाद बनाइए, गोबर की खाद जो है हर वर्ष डालते रहिए या हर सीजन में डालते रहिए, तो इस तरह से आप मिट्टी कवर कर सकते हैं। अब आते हैं जलवायु। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो इसकी जलवायु होती है, ये गर्म जलवायु का पौधा है। तो ऐसे में जब आपकी ठंड खत्म होने लगती है और जब ठंड आने लगती है, तो इस बीच जो है, जो समय होता है आपकी भिंडी का उत्पादन होता है, बकिया जो ठंड का महीना होता है, दिसंबर है, जनवरी है, तो इसमें आप देखते होंगे कि मार्केट में कम भिंडी रहती है या फिर नहीं रहती है। अगर आती भी कहीं से है तो ऐसे क्षेत्रों से आती है जहाँ पर जलवायु जो है गर्म है। और ये जो तरीके हम बता रहे हैं, ये कहाँ के लिए अप्लाई है, लगभग आप पूरे भारत में अप्लाई कर सकते हैं इसको। हाँ, बस थोड़ा तापमान का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपको तापमान पता चल गया तो ऐसे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हर जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो हमारी बुआई की विधियां हैं। ये हम देखिए, हम यहाँ पर 4 विधियों को बताए हैं, जिसमें से हम जो है 3 विधि कर चुके हैं और भिंडी की जो है मल्चिंग विधि नहीं किए हैं। तो ऐसे में जो है आपके लिए सर्वोत्तम क्या होगा, ये भी हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, आ जाते हैं हम सबसे पहले जो है मल्चिंग से ही शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए, जो आपकी मल्चिंग होती है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इसमें आपका जो है एक बेड बनाया जाता है। इधर आपका खेत है, इधर आपका खेत है, और इस बेड पे जो है आपकी जो मल्चिंग होती है ये डाली जाती है और यहाँ पर छेद करके जो है आपका लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम और भी आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो होती है मल्चिंग में आपका, ये कैसे होगी। देखिए, तकरीबन 2 से ढाई फीट की दूरी हम अपनाते हैं, कुछ लोग 3 फीट तक की भी दूरियां अपनाते हैं। तो ऐसे में बेड पे वो 2 लाइन जो है बुआई करते हैं। तो एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी रखते हैं वो 2.5 से 3 फीट रखते हैं, और जो बेड पे है ये 2 लाइन बुआई करते हैं। तो इसमें वह किसान जो है मल्चिंग वाली करें जिनके पास ड्रिप की सुविधा है। जिनके पास ड्रिप की सुविधा नहीं है वो मल्चिंग वाली विधि ना करें। तो इस तरह से इनका ये हो जाता है कि आपको बुआई कैसे करनी होती है। अब देखिए, जब भी हम इसकी बुआई करने जाते हैं, तो जैसे मल्चिंग में आप अगर कर रहे हैं तो आपको ये करना होता है कि जैसे आप जब बुआई करने जा रहे हैं तो ड्रिप से आप पहले पानी चला देते हैं। जब मिट्टी गीली हो जाती है, पानी थोड़ा सा सूख जाता है और भरपूर नमी होती है, तभी हम बीज की बुआई कर देते हैं। और जो बीज हमारी होती है तकरीबन 1 से 1.5 इंच के बीच में ही रहती है। आप ये मान के चलिए कि आप इसको लगभग 1.5 इंच पे रखिए, तो आपका अच्छे से यहाँ पर जमाव होता है। अब जमाव की बात से हम एक चीज़ और आपको बता दें कि जो हमारी भिंडी होती है, जब हम जनवरी में इसकी बुआई करते हैं तो कई सारे बीज होते हैं जिसका जमाव नहीं होता है। तो ऐसे में जो है हमारा बीज ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम नॉर्मली 4 किलो बीज की 1 एकड़ में बुआई करते हैं, यहाँ जो भी हम आपको आंकड़े दे रहे हैं वो 1 एकड़ के लिए दे रहे हैं, तो 1 एकड़ में लगभग 4 किलो के लगभग बीज लग जाती है। ऐसे में अगर आप जनवरी में बुआई कर रहे हैं तो वहीं पर आपको 5 किलो के लगभग बीज की बुआई करनी होती है। अलग अलग विधियों में बीज की मात्रा अलग अलग होती है। तो ये मल्चिंग वाली विधि आपकी हो गई है। अब हम आ जाते हैं नाली वाली विधि पे। अब जो हमारी नाली वाली विधि होती है, तो नाली वाली विधि में जो है आप दूरी क्या रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये एक खेत है, इस तरह से आपका खेत हो गया है। अब नाली बनाना है, तो जैसे जब आलू की हम पहले की परंपरागत विधि में अगर आलू की बुआई करने जब जाते हैं तो जो खेत की तैयारी होती है, अच्छा खेत की तैयारी तो हम बताना आपको भूल गए। नॉर्मली वैसे जब आप खेत होता है तो इसमें जैसे नाली विधि में अगर आप आ रहे हैं बुआई करने, तो यहीं पर हम इसको बता रहे हैं। तो नाली विधि में जब आप बुआई करेंगे तो आपको खेत में भरपूर नमी होनी चाहिए। वहीं पर मल्चिंग में नमी रहे या ना रहे वो मायने नहीं रखता है। अगर मल्चिंग में नमी नहीं है तो आप पानी चला देते हैं, और वहीं जब नाली वाली विधि में हम आते हैं तो ऐसे में भरपूर नमी रहती है, तभी नाली वाली विधि हम अप्लाई करते हैं। अगर हमारे खेत में नमी नहीं है तो ऐसे में हम खेत में फिर से सिंचाई करके, तब जब भरपूर नमी रहती है उसी दौरान उसकी जुताई करके तैयार करते हैं, और उसको तैयार करके जो है फिर हम बुआई करते हैं। अगर नमी नहीं है तो इस विधि का पालन मत कीजिए। अब यहाँ पर जब नाली होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा खेत समतल है, नाली से नाली जो है हम 2 फीट रखेंगे, और एक जो नाली होती है हमारी तकरीबन 2 इंच गहरी
हम कुदाल की सहायता से या किसी भी यंत्र की सहायता से जो आप करते हैं उसकी सहायता से 2 इंच जो है गहरी नाली खींचते चले जाइए और उसमें हम बीज की बुआई करेंगे। अब बीज से बीज की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो ऐसे में जो बीज की दूरी है लगभग 1 इंच कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग 2 इंच रखते हैं। कारण ये है कि जब आप ऑलरेडी जो है 2 फीट नाली से नाली कर दिए हैं, तो ऐसे में जो बीज की दूरी है होती है इसको घटा दिया जाता है। तो कई किसानों को लगेगा कि ये तो बड़ा घना हो रहा है। नहीं, ऐसा घना नहीं हो रहा है। आप अगर आपको घना लग रहा है तो ऐसे में आप 1.5 इंच की दूरी पे बुआई कर दीजिए। हालांकि हम 1 इंच पे बुआई कर चुके हैं और ये हमारा अनुभव है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं 1 इंच से लेकर के 3 इंच के बीच में। हालांकि अगर आप ज़्यादा दूरी बढ़ाते जाएंगे बीज से बीज की तो कुछ जमाव भी कम होगा और ऐसे में जो आपका उत्पादन होता है उस पर भी असर पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो नाली हम बनाते हैं 2 इंच गहरी और उसमें बीज हम डालते हैं। बीज डाल करके जो हम नाली बनाते समय मिट्टी बाहर गई थी तो उसको फिर हम नाली को ढक देते हैं और इस तरह से जो हमारी बीज है ये ढका जाती है। बीज के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 इंच मिट्टी आ जाती है जो कि भुरभुरी रहती है, जिसमें पर्याप्त नमी रहती है और हमारी बीज उगाती है उसमें आसानी से। तो ये नाली वाली विधि होती है। नाली वाली विधि में आप खेत जो होता है, एक आपकी ये मुख्य नाली होती है, मुख्य नाली से आप उप नाली निकालते हैं सिंचाई की सुविधा के लिए। फिर यहाँ से हम जो है एक क्यारी बनाते हैं। अब ये हमारी क्यारी जब बन जाती है तो इसमें हम जो है नाली खींचते हैं। जैसा बताएं कि यहाँ से यहाँ तक जो है 2 फीट का गैप हम रखेंगे और ऐसे खींच देंगे। अब ये जो है 2 इंच गहरी करेंगे इसको और फिर जो माटी साइड से होती है फिर उसको हम वापस इसी में डाल देंगे। तो इस तरह हमारी बीज ढका जाती है। तो ये हो गया हमारी नाली वाली विधि। नाली हो गई, मल्चिंग हो गया। और अब हम आते हैं पैरा वाली विधि। पैरा विधि का मतलब ये होता है कि जैसे आप गेहूं, जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं, आजकल तो मशीनें आ गई हैं गेहूं की बिजाई के लिए, तो एक क्रम से बुआई होती है गेहूं की। लेकिन पहले की अगर विधि में देखें और अभी भी ज़्यादातर जो गेहूं की बुआई होती है ये पैरा विधि से होती है, जिसमें हम बीज लेते हैं और खेत को अच्छे से जुताई करके और उसमें जो भी हमारी खाद होती है उसको डाल करके पूरे खेत में हम बीज बिखेर देते हैं। तो इस तरह से फिर थोड़ा सा हल चला देते हैं जिससे जो हमारी बीज ऊपरी सतह में है वो फिर निचली सतह में चली जाए। तो इस तरह से जो है हमारा वो हो जाता है। लेकिन पैरा वाली विधि में भरपूर नमी होना अनिवार्य है। अगर भरपूर नमी नहीं है तो जो आपका जमाव आएगा ये सही नहीं आएगा। ऐसे में आपको लगेगा तो आप चूतिए बन गए। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। इस विधि, नाली वाली विधि में, पैरा वाली विधि में ये बहुत ही जरूरी होता है। तो जो पैरा वाला होता है तो पैरा में इस तरह से नहीं होता है। जैसे आपका ये जो है खेत है तो इस खेत में जो है आप क्यारियां बना डालते हैं जिससे सिंचाई के लिए सुविधा भी आपको हो और फिर इसमें से क्यारी बना बना करके ये पहले ही आप बिजाई कर चुके होते हैं तब इसको करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कारण ये है कि जब आप उसको मिक्स करेंगे तो ट्रैक्टर चलाने में समस्या होगी अगर ये मेड़ पहले बना देंगे। तो इसलिए अगर आप पैरा वाली से कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। अब हम आते हैं जो हमारी मेड़ बंदी वाली, मेड़ बना के जो है बुआई की जाती है तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं मेड़ वाली विधि। अब मेड़ वाली जब विधि में हम आते हैं तो वो भी जो है हमारा इसी तरह से रहता है। अब देखिए जो है हमारा एक खेत है, ये 1 एकड़ का हमारा खेत है और इसमें तकरीबन आप 40 बाई 50 फीट की क्यारी आप बना लीजिए। और ऐसे में जैसे मान लीजिए कि हमारी ये मुख्य नाली हो गई जो सिंचाई के लिए हम पानी देते हैं और उसके बाद जो है हम खेत को डिवाइड कर देते हैं छोटी छोटी क्यारियों में और यहाँ पर जो है हम सिंचाई की सुविधा के लिए डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है मेड़ बनाते हैं इस तरह से। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी होती है ये 2 फीट हम रखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो मेड़ वाली विधि होती है इसमें नमी की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन काम करते हैं। एक तो ये है कि अगर भरपूर नमी है तो आप बिजाई कर दीजिए। बिजाई कैसे करना होता है, जैसे आप मेड़ बना दिए और जो आप बीज है वो हाथ में लेते हैं और हाथ में जो है ले करके हम उसमें एक एक बीज जो है अपने हाथों से डालते हैं। या फिर अगर आप किसी मशीन की सहायता से कर सकते हैं तो आप उसकी सहायता से उसको आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी बिजाई होती है। अब
ये हो गया आपका सूखा, जिसमें पर्याप्त नमी रहती है। लेकिन एक होता है पानी लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में जो है आपके पास खेत में नमी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करते हैं कि इस नालियों में जो है पानी डाल देते हैं। अब जब आप इसमें पानी लगा देते हैं तो जो आपकी मेड़ है ये भीग जाती है, और भीगने के बाद जब पैर रखने लायक स्थिति हो जाती है तो हम अपनी बीज लेते हैं और बीज को लगभग 1 से 1.5 इंच गहरा अपनी चुटकी की सहायता से डालते हैं, और उसके बाद चुटकी निकालते ही उसे मिट्टी की सहायता से ढक देते हैं। तो ये चीज़ें रही बुआई करने के लिए। अब कई किसान कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि हम कौन सी करें, कौन सी नहीं करें, कौन सी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को एक चीज बता दें कि जो हमारी पैरा विधि है इसको हमें नहीं करना है। कारण यह है कि अगर आप पैरा विधि कर रहे हैं तो आपको तोड़ने में उसे बहुत समस्या आती है, क्योंकि वो जिग जैग तरीके से होती है, एक यहाँ है एक वहाँ है। तो ऐसे में जो है ये आपको तोड़ने में समस्या आएगी। अब देखिए जो हमारी भिंडी होती है, जब हम तोड़ने जाते हैं अगर खुले हाथों से हम तोड़ाई करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे हाथ में लग जाता है रोआ, उसे हम लोग बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा जरूर। अच्छा, भिंडी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हाथ में लग जाता है। ऐसे में पॉलीथीन की सहायता से पॉलीथीन पहन ली जाती है, आती है पंजे के आकार की, फिर उसके बाद हम वहां से तुड़ाई कर सकते हैं या फिर दस्ताने आप लगा सकते हैं। तो पैरा वाली विधि में जो है उत्पादन कम मिलता है, घास खरपतवार ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोग भी ज्यादा लगते हैं। तो ये पहले लोग बोते थे, या तो किसी का मूड नहीं है, खेत वैसे पड़ा है लेकिन उनकी मुख्य फसल दूसरी है, तो वो सब इसको कर सकते हैं। अब क्या है, जो मल्चिंग वाली विधि है, अब देखिए जब हम मल्चिंग में आते हैं तो कई सारे ऐसे किसान हैं जो इतना अपग्रेड नहीं है, उनके पास उतने साधन नहीं है, तो ऐसे में वो उन्हें समस्या आती है। और जो मल्चिंग वाली खेती होती है इसमें लागत भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अगर आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो आप इसको मल्चिंग वाली मत कीजिए। और एक चीज़ जो फील होता है कि अगर हम मल्चिंग से नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें उत्पादन कम मिलेगा? नहीं, उत्पादन आपको कम नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं नाली वाली विधि और मेड़बंदी वाली विधि में। देखिए नाली वाली विधि मेड़बंदी की अपेक्षा थोड़ा सा कम जो है खर्चा आता है, और इसमें भी जो है अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो मेड़बंदी वाले में है, क्योंकि देखिए इसमें पानी कम लगता है मेड़बंदी वाले में, और निराई करना भी आपको थोड़ा आसान होता है। आप जब इसको कर रहे हैं तो ऐसे में खरपतवार निकालने के लिए जो ब्रश कटर आता है और उसमें टिलिंग जो है एक अटैचमेंट लगता है, उसकी सहायता से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा 2 ऑप्शन है, एक मेड़बंदी वाली विधि से आप कीजिए, एक नाली वाली विधि से कीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर जो हमारी खाद है उसे हम कैसे देंगे? देखिए अगर आप नाली वाली विधि से कर रहे हैं तो ऐसे में जो है आप पर एकड़ के लिए डीएपी, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट तीनों एक एक बोरी मिला लीजिए, मतलब 50-50 किलो ले लीजिए और पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और इसके साथ साथ तकरीबन 4 ट्राली गोबर की खाद पूरे खेत में बिखेर दीजिए। ये तरीका आप मेड़बंदी के लिए और नाली के लिए और पैरा के लिए तीनों में प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारा मल्चिंग का होता है तो इसमें जो है आप गोबर की खाद जहाँ पर मेड़ बना रहे हैं उस बेड पे ही डालिए, या फिर वहाँ से जो मिट्टियाँ उठा करके डाली जा रही हैं तो वहाँ पर उठा करके डालिए और बेड बना दीजिए। और उसके बाद जो आपको खाद देनी होती है वो लिक्विड की सहायता से बाई ड्रिप आप दीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। गोबर की खाद का अनिवार्य रूप से अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको रोग कम लगेगा। उत्पादन अगस्त तक आप ले सकते हैं। हम अगस्त तक उत्पादन लिए हैं, ऐसे में हम ये बता रहे हैं अगर आपके खेत में कार्बन की मात्रा कम होगी, गोबर की खाद वगैरह आप कम प्रयोग करते हैं, हरी खाद नहीं बनाते हैं, तो ये कम समय तक ही आप कर पाएंगे। अब आ जाते हैं सिंचाई की विधियां में। इसके जो सिंचाई के तरीके होते हैं क्या हैं और किस तरह से होंगे। देखिए मल्चिंग में आपका ड्रिप चलता है तो उसमें कोई बात नहीं है। पैरा वाली में जब आप सिंचाई करते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा लगता है, अब जिसकी वजह से मिट्टी धीरे धीरे जाम हो जाती है, पौधे का विकास सही से नहीं होता है। तो ऐसे में आप पैरा मत कीजिए। अब आ जाते हैं नाली वाली और मेड़बंदी वाली विधि में। तो नाली वाली विधि में थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्रों में ज़्यादातर प्रचलित यही विधि है
और उसके बाद जो कोई थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहता है तो मेड़बंदी वाली विधि से लगाता है। अब इसमें हम आ जाते हैं कि हमारी जो बीज की मात्रा है ये तकरीबन कितनी लगेगी। देखिए, पैरा वाली विधि में सबसे ज़्यादा बीज लगती है, मेड़बंदी और नाली में बराबर बीज लगती है, और मल्चिंग में उससे थोड़ी कम बीज लगती है। तो ऐसे में पर एकड़ लगभग आप मान के चलिए 4 किलो से लेकर के 5 किलो तक आपकी बीज लगेगी। सामान्यतः अगर आप इन दो विधियों में आ रहे हैं तो 4 किलो के लगभग आपकी बीज लगेगी। ये आपका हो गया। और सिंचाई की जो विधियां होती हैं, जब सिंचाई यहाँ आप ड्रिप से कर रहे हैं, पैरा में आप खुले में करते हैं, और जो मेड़बंदी होती है इसमें देखिए जब भी आप सिंचाई करें तो हल्की नमी बना के रखिए, और इसमें भी हल्की नमी। आप देखिए यहाँ पर जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो घास वगैरह भी उगती हैं, तो घास अगर आप समय समय पे निकाल दे रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अभी उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप सिंचाई के जब भी आप कीजिए, हल्की नमी हमेशा बना के रखना है आपको, और ज़्यादा पानी नहीं लगाना है जिससे खेत की मिट्टी जाम हो जाए। बस हल्का पानी पहुंच गया, काम तमाम हो उसका। इस तरह से आपका ये इतना हो गया। अब जो आती है बात देखभाल की और जो रोग लगते हैं, रोग के लिए हमने आपको बताया कि एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, और उसमें आप आसानी से जो है देख पाएंगे कि क्या रोग लगते हैं, उनका उपचार क्या है। अब देखभाल क्या है, जब हम बुआई करते हैं भिंडी की, और उसके बाद जो हमारी भिंडी होती है ये उग करके आ जाती है, और अलग अलग प्रजातियों के बीच अगर हम देखें तो जो सबसे जल्दी फल देना शुरू कर देती है, फूल आना शुरू हो जाते हैं, वो लगभग 40 दिन में फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर देखिए, अगर आप फरवरी में बुआई कर रहे हैं तो लगभग 10 मार्च तक, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तकरीबन 10 या 15 या 20 मार्च तक आपका फल आ जाएगा। जो लोग जनवरी लास्ट में कर चुके हैं उनका अभी फल आने वाला होगा तकरीबन 20-22 फरवरी तक, या फरवरी में ही उनका आ जाएगा फूल। तो इस तरह से आपका आ जाता है। अब इसमें जब ज़्यादा घास हो जाएगी तो जो मकड़ी होती है, जो कीड़े होते हैं, जो फंगस होता है, ये इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से आप देखिएगा कि जो है ये सभी चीज़ें कम होने पाए, घास वगैरह। अब इसकी घास अगर हो रही है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होगा, क्योंकि आप 2 बाई 2 फीट की दूरी पे लगाए हैं, तो ऐसे में जो आपका अभी हम कुछ देर पहले बताए थे ब्रश कटर अटैचमेंट जो होता है, आप उसको ले लीजिए और उसकी सहायता से आप घास निकालिए। अब जो बचता है उसे आप अलग से जो है हाथों द्वारा निकाल लीजिए। तो इस तरह ये होगा। अब देखभाल आपकी इस तरह से हो रही है। अब खाद क्या देनी होती है, जैसा देखिए, जब तक आपके पत्ते हरे हैं, बढ़िया से उत्पादन हो रहा है तो ठीक है। आप लगभग 20 दिन के अंतराल पे एक फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, और जो कीट वगैरह लगते हैं आगे आने वाली वीडियो में उसको देख ही लेंगे। एक टॉनिक जो होती है लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे उसका स्प्रे करेंगे, ताकि आपके पौधे में जो है पर्याप्त जान बनी रहे, जिससे प्रॉपर उत्पादन देती जाए। अब इसमें जो भिंडी की तोड़ाई होती है ये 1 दिन के अंतराल पे होती है, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन के अंतराल पे करेंगे तो वो कड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में बिकती नहीं है, वो खराब हो जाती है, उसमें बीज बन जाते हैं, खाने लायक नहीं रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये होती हैं। अब हम आते हैं उत्पादन। देखिए, उत्पादन जो हमारा होता है ये तकरीबन एक सामान्य उत्पादन की अगर हम बात करें तो आप 40 से 50 कुंटल आप मान के चलिए, और इसे आप 80 कुंटल तक नॉर्मली लेके जा सकते हैं। देखिए, सामान्यतः जब हम यहाँ पर बताते हैं तो जो रेट होता है और जो उत्पादन होता है ये हम थोड़ा कम बताते हैं। कारण ये है कि अभी हम एक अच्छे इंसान, जो टॉप क्लास के जो किसान होते हैं, अगर उनके हिसाब से हम आंकड़े यहाँ आपको बताएं तो कई किसानों को ये आंकड़े नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फसलों से मोह भंग होना शुरू हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो इस वजह से हम आंकड़े जो उत्पादन के होते हैं, जो रेट के होते हैं, वो बढ़ा के नहीं बताते हैं। आंकड़े ऐसे जो लगभग ज़्यादातर किसानों को आसानी से प्राप्त हो सके। आप अगर मेहनत करते हैं तो 80 क्विंटल जो है लगभग 1 एकड़ में आप प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी बीज की अच्छी देखभाल के साथ। अब जो लागत आती है तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसकी जो बीज होती है ये थोड़ी ज़्यादा लगती है, और थोड़ी बहुत एक हिसाब से बोले तो महंगी भी रहती है। हाँ हाँ, इसकी बीज जो है आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। उसके लिए हम वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको कैसे करना होगा, क्या करना होगा। तो जो लागत आती है, अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो आप ये आराम से मान के चलिए कि 60,000 लगभग पहुंच जाएंगे एकड़ में।
और अगर आप नाली विधि और मेड़बंदी विधि से कर रहे हैं तो ऐसे में आप मान के चलिए लगभग 30,000 के करीब आपकी लागत पहुंचेगी। तो आप जो है यही वाली विधि अपनाइए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा सही पड़ेगी। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और कुछ हट के करना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो आप मल्चिंग से कीजिएगा, नहीं तो ये या तो नाली वाली विधि अपनाइए या तो मेड़ वाली विधि अपनाइए। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो भिंडी की खेती होती है आप सब कैसे कर सकते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें थी, हम कोशिश किए आपको पूरी समझाने की और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोग काफ़ी इस चीज़ को पसंद भी कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा नीचे कि इस तरह से हम आप लोगों को जो भी जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं, क्या वो आपको अच्छे से समझ में आती हैं? अगर नहीं आती हैं तो उसमें क्या परिवर्तन अभी हमें करना चाहिए और आगे आने वाली कौन सी वीडियो हम लेकर के आएँ। और इसके साथ हमें ये भी बताएं, हमारे क्षेत्र में तो इसको भिंडी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे लेडी फिंगर बोलते हैं, आपके क्षेत्र में और आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। एक चीज़ ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसके आने वाले अगले पार्ट की जानकारी तभी आपको मिल पाएगी, और नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान।